नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल पर। मैं वंदना सुखवाल आपको हृदय से आभार करती हूँ कि मेरे बनाए गए वीडियो आपको इतने पसंद आ रहे हैं। देखिए, भारतीय राजनीति में जो उग्रवादी चरण था उसको हमने पढ़ा पिछले वीडियो में। जो राष्ट्रीय आंदोलनों को 3 चरणों में बांटा जाता है उसमें मुख्यतः आता है उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण और गांधी युग। तो उदारवादी जो चरण था 1885 से सन 1905 तक का, उग्रवादी चरण 1905 से सन 1925 तक का, और उसके बाद गांधी जी का प्रवेश होता है भारतीय राजनीति में। तो उस युग को गांधी युग के नाम से जाना जाता है, 1920 से सन 1947 तक का। तो अब देखिए, हमने उदारवादी युग के बारे में पढ़ चुके हैं। हम 1885 से सन 1905 तक कांग्रेस की स्थापना होती है। उद्देश्य बहुत ही साधारण से रहते हैं कि ब्रिटिश के साथ मिलकर भारत में शासन व्यवस्था चलाई जाए। लेकिन जब धीरे धीरे पता चलता है कि ब्रिटिशर्स भारत में अपनी सत्ता स्थापित रखना चाहते हैं, भारतीयों को वो सत्ता सौंपना नहीं चाहते, तो कुछ ही कांग्रेस के नेता जो थे वो उग्रवाद की तरफ, मतलब उन्होंने जब देखा कि केवल नीतियों से बात नहीं बनेगी तो उन्होंने शस्त्रों का और शास्त्रों का भी सहारा लिया। तो इस प्रकार से जो एक चरण की शुरुआत होती है 1905, जिसमें लाल बाल पाल की मुख्यतः भूमिका आती है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल की। तो वो युग उग्रवादी चरण कहलाया 1905 से 1920 तक का। उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय आंदोलन का उग्रवादी युग। तो देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन का उग्रवादी युग सन 1905 से 1920 तक का। सन 1905 के बाद राष्ट्रीय आंदोलन में एक नए दौर में प्रवेश किया। इसके नेतृत्व की बागडोर उदारवादियों के स्थान पर उग्रवादी नेताओं ने संभाली। गर्मपंथी नेतृत्व ने ब्रिटिश शासन एवं भारतवासियों को मध्य इनके बुनियादी अंतर विरोध पर निरंतर बल दिया, और उनके अनुसार राष्ट्रीय आंदोलन इस अंतर विरोध का ही एक परिणाम था। बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय गरम दल के प्रमुख नेता थे। लोकमान्य तिलक पहले नेता थे जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया। तो जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए देखिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये वाला टॉपिक। इसके अलावा भी अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम्स जिसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन लगता है, उसमें बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो ही नहीं, इसके अलावा मैंने जो भी वीडियो अपलोड किए हैं, ये किताबें RPSC के लिए बहुत एक आपके एग्ज़ाम की तैयारी में रामबाण साबित होगी। तो अध्ययन करते हैं। देखिए, लोकमान्य तिलक जिसे स्वराज शब्द का प्रयोग किया, राष्ट्रीय आंदोलन में पहले नेता थे। बाद में गांधी जी ने उनके बारे में कहा कि लाखों अन्य देशवासियों की तरह मैं भी उनके अपार ज्ञान, अदम्य साहस, देश प्रेम, व्यक्तिगत जीवन में सादगी और पवित्रता तथा महान त्याग का प्रशंसक हूँ। अपने समकालीन नेताओं की तुलना में उन्होंने अपने देशवासियों को सबसे अधिक प्रेरित किया। उन्होंने हमारे हृदयों में स्वराज की भावना का संचार किया। तो देखिए, साक्षात कथन दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कि किसके बारे में कहा है और किसने कहा है। अंग्रेज सरकार की बुराइयों का जितना ज्ञान लोकमान्य तिलक को था, उतना शायद उस समय के किसी और नेता को नहीं था। तिलक पहले राष्ट्रीय नेता थे जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में मजदूरों और किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचाना। उन्होंने मुंबई के मजदूरों के बीच सक्रिय रूप से राजनीतिक कार्य किया। इसी का परिणाम था कि जब सन 1908 में तिलक को 6 वर्षों की सज़ा दी गई, तब मिल के मजदूरों और रेल कर्मचारियों ने 6 दिन की हड़ताल की। तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ काम कर रहा है तो उससे बेहतर कौन जान सकता है। तो तिलक जो कि पहले उदारवादी नेता थे, इन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर ब्रिटिश को सहयोग की नीति अपनाई थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि सहयोग की नीति से काम नहीं बन रहा है, तो उन्होंने उग्रवाद का रास्ता अपनाया। यानी अपना जो रुख था, अपनी जो प्रतिक्रिया देने का जो तरीका था, उन्होंने उग्र रखा, इसलिए वो उग्रवादी कहलाए। उग्रवादी नेताओं में सबसे पहले उनका नाम आता है। गर्मपंथी नेता बड़े पैमाने पर राजनीतिक संघर्ष और उसमें जनता की सक्रिय भागीदारी के समर्थक थे। उन्होंने स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वराज की राष्ट्रीय आंदोलन का मूल मंत्र बना दिया। उन्होंने नरमपंथियों के संवैधानिक उपायों को भिक्षावृत्ति बताते हुए सरकार के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध पर आधारित व्यापक आंदोलन पर बल दिया।
गरम दल के नेताओं ने स्वतंत्रता संग्राम के लक्ष्य को स्पष्ट शब्दों में सामने रखा। तिलक ने घोषणा की, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। अब राष्ट्रीय आंदोलन अपने विकास के अगले दौर में प्रवेश करने के लिए तैयार था। इसके लिए वातावरण तब तैयार हुआ जब अंग्रेजी सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन का फैसला किया। देखिए, बंगाल का विभाजन का फैसला किया गया था 20 जुलाई 1905 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बंगाल विभाजन के फैसले को राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर करने की ब्रिटिश चाल के रूप में देखा। उन्होंने देखा कि भाई जब एकता बढ़ रही थी देश में, तो उन्होंने कहा इनको बांट दो। तो उन्होंने पहले क्षेत्र के आधार पर और फिर मज़हब के आधार पर बांटना शुरू करा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बंगाल विभाजन के फैसले को राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर करने की ब्रिटिश चाल के रूप में देखा। उन्होंने इस फैसले का विरोध किया और इसके खिलाफ बंगाल में विशाल जन आंदोलन संगठित किया। शुरू में इस आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी और कृष्ण कुमार मित्र जैसे नरमपंथियों के हाथों में था, लेकिन बाद में नेतृत्व गरम दल के नेताओं विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष और अश्विन कुमार दत्त के हाथों में आ गया। तो देखिए, परीक्षा में इस तरह से प्रश्न पूछे जाते, ग्रुप बना के दिया जाता है कि निम्न में से नरमपंथी नेता कौन कौन थे। तो उनमें नरमपंथी जो भी नेता थे, जैसे जिनके नाम हमने बहुत कम सुने होते, जैसे कृष्ण कुमार मित्र जी, इनके नाम बहुत कम सुनने में आता है। गरम दल के नेताओं में अश्विन कुमार दत्त, इनका नाम बहुत कम सुनने में आता है। पढ़ते हैं हम, ऐसा नहीं है कि इनके नाम नहीं पढ़ते, लेकिन बहुत कम होते हैं। मुख्यतः जो गरम दल के नेताओं में लाल बाल पाल का नाम आता है। अरविंद घोष, अश्विन कुमार दत्त के नाम साधारणतः नहीं लिए जाते, लेकिन परीक्षा में ऐसे ट्रिकी जो नेम होते हैं उन्हीं को दिया जाता है और उन्हीं से प्रश्न बनाए जाते हैं। बंग भंग विरोधी आंदोलन का उद्घाटन 7 अगस्त 1905 को हुआ, जब कलकत्ता में विभाजन के विरोध में एक विशाल सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके बावजूद 16 अक्टूबर 1905 को बंग भंग का निर्णय लागू कर दिया गया। तो देखिए, हमें यहाँ पर दो मुख्य तथ्य मिल गए हैं। तो देखिए, 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का फैसला लिया गया था। 16 अक्टूबर 1905 को बंग भंग का जो निर्णय था उसे लागू कर दिया गया। यानी बंगाल का विभाजन कब किया गया? 16 अक्टूबर 1905 को, लेकिन निर्णय कब लिया गया? 20 जुलाई 1905 को। इसके विरोध में नेताओं ने आंदोलन कब शुरू किया? 7 अगस्त 1905 को। तो देखिए, एग्जामिनर क्या करता है, ऐसे छोटे छोटे से माइनर से चेंजेस करके कैंडिडेट को फंसाने की कोशिश करता है, जिससे वो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। उसके बाद कुछ ही समय में विदेशी सामान के बहिष्कार और केवल भारत में बने स्वदेशी सामान के इस्तेमाल से जुड़ी राजनीतिक गतिविधि प्रारंभ हुई। आंदोलन के नेताओं ने अंग्रेजी राज के कड़े मुकाबले के लिए एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया। बंग भंग का मसला भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ गया। स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वराज के नारों का धीरे धीरे अन्य प्रांतों में भी प्रसार होने लगा। सारा देश एक तरह के विचारों और राजनीति के सूत्र में बंधने लगा। लोकमान्य तिलक एक काल के सबसे बड़े नेता के रूप में उभरे। अंग्रेजी सरकार ने इस आंदोलन का जवाब दमन से दिया। सरकार ने सभाओं और प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगा दिया। जाति, प्रांत, भाषा और सर्वाधिक धर्म के आधार पर लोगों में फूट डालने का असफल प्रयास भी किया गया। लेकिन तिलक की गिरफ्तारी और विपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष द्वारा राजनीति से संन्यास लेने के बाद आंदोलन अधिक समय तक नहीं चल सका। तो देखिए, हम उग्रवादी चरण होता उसका टाइम पीरियड बहुत कम मिलता है, क्योंकि मुख्यतः 3 नेता थे। तिलक को गिरफ्तार कर लिया गया, जो विपिन चंद्र पाल जी थे उन्हें, और अरविंद घोष, इन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। तो ये आंदोलन भी मध्यम पड़ गया। इस आंदोलन ने लोगों को राजनीतिक रूप से सजग एवं सक्रिय बनाया। उनमें आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का भी संचार हुआ। अंततः सरकार को राष्ट्रवादियों की मांग के आगे झुकना ही पड़ा। सन 1911 में बंगाल विभाजन के फैसले को वापस ले लिया गया। बंगाल का पुनः एकीकरण हुआ। बिहार और उड़ीसा को विशाल बंगाल से निकालकर एक अलग प्रांत बना दिया गया। देखिए, बंगाल विभाजन के संदर्भ में हमें फैक्ट जो मिलते हैं, 20 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन का फैसला लिया गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंग भंग कर दिया गया। इसके विरोध में जो आंदोलन हुआ वो शुरू हुआ 7 अगस्त 1905 को, और जब इसका विरोध बहुत अधिक होने लगा तो 1911 में बंगाल विभाजन को
स्थगित कर दिया गया और बंगाल का पुनः एकीकरण कर दिया गया। बिहार और उड़ीसा को बंगाल से निकालकर अलग प्रांत बना दिए गए। इस बीच कांग्रेस के मंच पर सन 1905 ईस्वी से 1907 ईस्वी के दौरान नरमपंथियों और गरमपंथियों के पारस्परिक मतभेद बढ़ते जा रहे थे। गरमपंथी आश्वस्त थे कि आज़ादी की लड़ाई शुरू हो गई है तथा जनता जागरूक हो चुकी है, अतः यही उचित समय है जब बंगाल में आंदोलन को और तेज कर दिया जाए तथा इसे देश के अन्य प्रदेशों तक फैलाया जाए। उस समय इन गरमपंथियों के नेता थे अरविंद घोष। दूसरी ओर नरमपंथियों का मानना था कि गरमपंथियों के साथ रहना बहुत ही खतरनाक है। सरकार साम्राज्यवाद विरोधी किसी भी आंदोलन का दमन करने के लिए तैयार बैठी है। ऐसे में दमन को न्योता देने का क्या औचित्य है। इन नरमपंथियों के नेता थे फिरोज शाह मेहता। 26 दिसंबर 1907 को ताप्ती नदी के किनारे सूरत के कांग्रेस अधिवेशन हुआ और यहाँ औपचारिक रूप से कांग्रेस में फूट पड़ गई, यानी कांग्रेस का विभाजन 26 दिसंबर 1907 को सूरत अधिवेशन में हुआ। सन 1908 ईस्वी के बाद समूचा राष्ट्रीय आंदोलन पतन की ओर उन्मुख होने लगा, लेकिन लोगों के दिलों में राष्ट्रीय भावनाएं मौजूद थी। सन 1914 ईस्वी में जब 6 साल की कैद के बाद तिलक जेल से छूटे तो उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को पुनः पटरी पर चढ़ाया। 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में सन 1915-16 में होम रूल लीगों की स्थापना होने लगी। देखिए, 15-16 में होम रूल लीग की स्थापना, राष्ट्रीय आंदोलन का पुनरुत्थान हुआ। पहले होम रूल लीग के नेता लोकमान्य तिलक थे और दूसरे के नेता एनी बिसेंट थी। दोनों होम रूल लीगों ने समन्वित तरीके से मीटिंग, भाषणों, दौरों, पर्चे, सम्मेलनों के द्वारा देश में प्रचार किया। उनकी मुख्य मांग थी युद्ध के समाप्त होने पर होम रूल या स्वराज्य की प्राप्ति। सन 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होम रूल लीग के सदस्यों के लिए कांग्रेस में अपनी ताकत दिखाने का एक अच्छा मौका था। सन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में तिलक को पुनः कांग्रेस में शामिल कर लिया गया। इसी अधिवेशन में कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता हुआ, जो लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस समझौते में एनी बिसेंट और तिलक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तिलक ने एक और प्रस्ताव रखा, एक कार्यकारिणी का गठन किया जो कांग्रेस के निर्णयों को, कार्यक्रमों को अमली रूप दे सके। यह प्रस्ताव मंजूर न हो सका। सन 1920 में गांधी जी ने कांग्रेस संविधान को जन आधारित आंदोलन के संचालन के अनुरूप नया रूप दिया और तिलक ने इसी प्रस्ताव को मानना जरूरी समझा। कांग्रेस आंदोलन का क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण। जिस समय कांग्रेस के राजनीतिक मंच पर गरम और नरम दलों का जन्म हो रहा था, उस समय देश में क्रांतिकारी विचारधारा का प्रादुर्भाव हो रहा था। इस क्रांतिकारी आंदोलन की पृष्ठभूमि गरमपंथी नेताओं के द्वारा तैयार की गई थी। गरमपंथी में एक वर्ग ऐसा भी था जो बलपूर्वक अंग्रेजी राज्य को समाप्त करना चाहता था। यह वर्ग क्रांतिकारियों का था। यह वैधानिक आंदोलन में कोई कतई विश्वास नहीं रखता था। क्रांतिकारी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किसी भी साधन का प्रयोग उचित मानते थे। देखिए, जो नरमपंथी थे वे केवल नीतियों और योजनाओं के माध्यम से अंग्रेजों के शासन को समाप्त करना चाहते थे, लेकिन जो गरमपंथी या जो क्रांतिकारी थे वो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किसी भी साधन का, यानी चाहे वह हिंसा के रूप में ही हो, उसका प्रयोग करना वो उचित समझते थे कि यदि अंग्रेजों को देश से निकालना है तो हमें कोई ना कोई तरीके अपनाने ही पड़ेंगे, चाहे वो सही हो या गलत हो। तो क्रांतिकारी आंदोलन का मुख्य क्षेत्र जो रहा वो बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब था। 1905 के बंग भंग और स्वदेशी आंदोलन ने क्रांतिकारी आंदोलन को एक सबल सहारा दिया। सरकार की दमनकारी तथा प्रतिक्रियावादी नीति के परिणाम स्वरूप ही इस आंदोलनों का उग्र प्रचार हुआ। बंगाल ने इस आंदोलन के प्रमुख नेता बारिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र दत्त, उन्होंने युगांतर और संध्या पत्रिकाओं द्वारा उग्रवाद का प्रचार किया। तो देखिए, युगांतर और संध्या पत्रिकाएं कहाँ की है? बंगाल की। बारिंद्र कुमार घोष युगांतर के संपादक और भूपेंद्र दत्त संध्या पत्रिकाओं द्वारा उन्होंने उग्रवाद का प्रचार किया। इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें मिले हैं। बारिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र दत्त, इनकी पत्रिकाएं युगांतर तथा संध्या।
क्रांतिकारी आंदोलन धीरे धीरे जोर पकड़ने लगा। फलतः कई गुप्त क्रांतिकारी संस्थाओं की स्थापना हुई। इनमें से एक संस्था थी अनुशीलन समिति। इसकी शाखाएं बंगाल में चारों तरफ फैली हुई थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा तथा लाला हरदयाल के प्रयास से लंदन में भी क्रांतिकारी समितियों की स्थापना की गई। राजनीतिक हत्याएं तथा डकैतियां बढ़ने लगी। कलकत्ता के प्रधान प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड ने स्वदेशी आंदोलन के कार्यकर्ताओं को कोड़े लगवाए थे और कठोर दंड दिया था। शीघ्र ही किंग्सफोर्ड जज बनकर मुजफ्फरपुर आया। क्रांतिकारियों ने उसकी हत्या कर उसका बदला लेने का निश्चय किया। यह काम खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को सौंपा गया। उन्होंने किंग्सफोर्ड के बंगले की ओर से आती हुई एक गाड़ी पर 30 अप्रैल 1908 को बम फेंका। उन्होंने समझा कि गाड़ी में किंग्सफोर्ड होगा, किंतु दुर्भाग्य से उस गाड़ी में मिस और मिसेस कैनेडी नामक 2 महिलाएं थीं, जो मुजफ्फरपुर से एक वकील कैनेडी की पत्नी और पुत्री थी। बम के कारण दोनों की मृत्यु हो गई। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस पकड़े गए और उसे फांसी की सज़ा दे दी गई। इस प्रकार वह देश की स्वतंत्रता का बलिवेदी पर शहीद हो गए। इस घटना के बाद कलकत्ता में एक बहुत बड़े क्रांतिकारी षड्यंत्र का पता चला, जिसमें अरविंद घोष, बारिंद्र कुमार घोष और अन्य कई युवक गिरफ्तार कर लिए गए। ये घटना सामान्यतः अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से विख्यात है। 1913 में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की। इस दल ने 1913 ईस्वी के फरवरी महीने में पंजाब में सैनिक विद्रोह करने का निश्चय किया। 1907 में क्रांतिकारी आंदोलन की पंजाब में शुरुआत हुई। सरदार अजीत सिंह, भाई परमानंद, बाल मुकुंद, लाला हरदयाल ने क्रांतिकारियों को संगठित किया। महाराष्ट्र के क्रांतिकारियों में श्यामजी कृष्ण वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर प्रमुख हैं। क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के पूर्णतया असफल होने से क्रांतिकारी पुनः उग्रता हुई। बंगाल में पुरानी अनुशीलन तथा युगांतर समितियां पुनः जाग उठी और उत्तरी भारत के लगभग सभी प्रमुख नगरों में क्रांतिकारी संगठन बन गए। परंतु प्रमुख बात यह रही कि अब यह समझा गया कि यह अखिल भारतीय संगठन सफलता के लिए आवश्यक है। अतः अक्टूबर 1924 में कानपुर में समस्त क्रांतिकारी दलों का एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें सचिंद्रनाथ सान्याल, जगदीश चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारी नेताओं तथा भगत सिंह, शिव वर्मा, सुखदेव, भगवती चरण वोहरा, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे युवा नेताओं ने भाग लिया। इसके फलस्वरूप सन 1928 में इंडियन रिपब्लिक आर्मी का जन्म हुआ तथा विभिन्न प्रांतों में इसकी शाखाएं स्थापित की गई। तो देखिए यहाँ पर इसमें दूसरे चरण जो क्रांतिकारी आंदोलन का था, उसमें जो जितनी भी समितियाँ थी क्रांतिकारियों की, उन्हें वापस संगठित किया गया। अक्टूबर 1924 में कानपुर में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें सचिंद्रनाथ सान्याल, जगदीश चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारी, भगत सिंह, शिव वर्मा, सुखदेव, भगवती चरण वोहरा, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे युवा नेताओं ने भाग लिया। 1928 में इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की गई। ये महत्वपूर्ण फैक्ट हमको यहाँ से मिलता है। इस चरण में क्रांतिकारियों का जो मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्यवाद के स्थान पर समाजवादी विचारधारा से प्रेरित संयुक्त भारत में संघीय गणतंत्र की स्थापना करना था। इन क्रांतिकारियों ने अपने कार्यों की पूर्ति के लिए धन एकत्रित करने के लिए निजी व्यक्तियों को न लूटकर सरकारी कोषों को अपना निशाना बनाने का निश्चय किया। तो इन्होंने क्या कहा कि जब लूटना ही है तो हम साधारण व्यापारियों और सामान्य जनता को क्यों लूटे। लूटना है तो हम ब्रिटिशर्स है जो हमारे धन को लूट रहे हैं और यहाँ से बाहर ले जा रहे हैं, उन्हीं को लूटते जिन्होंने वो खजाने इकट्ठे किए, तो उन्होंने उसको लूटना शुरू किया। 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली गाड़ी को सफलतापूर्वक लूटा। तो देखिए काकोरी कांड 9 अगस्त 1925। इस काकोरी कांड के अभियोग में जनता ने बहुत सी सहानुभूति का प्रदर्शन किया। पंजाब में क्रांतिकारियों ने सन 1928 ईस्वी में भगत सिंह के नेतृत्व में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए लाला लाजपत राय पर किए गए लाठीचार्ज के फलस्वरूप हुई मृत्यु का बदला लेने के लिए लाहौर के सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स की हत्या कर दी। पुलिस ने आम जनता का दमन चक्र चलाया। जनता में यह भावना हो गई कि क्रांतिकारी अपना कार्य करके निकल जाते हैं और जनता दमन का शिकार हो जाती है। इस पर रिपब्लिक
आर्मी जो इंडियन रिपब्लिक आर्मी थे, इन्होंने 2 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार होने के लिए भेजा। इस योजना के अनुसार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में केंद्रीय असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को खाली बेंचों पर बम फेंके और गिरफ्तार हो गए। देखिए सेंट्रल असेंबली पे बम कब फेंका गया? 8 अप्रैल 1929 को। किसने फेंका? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। किससे जुड़े हुए थे ये? इंडियन रिपब्लिक आर्मी से। उनकी इच्छा किसी की हत्या करने की नहीं थी। उनका मानना था कि बधिरों को सुनाने के लिए बहुत तेज़ आवाज़ करनी पड़ती है। मतलब कि जो अंग्रेज़ हैं वो बहरे हो गए, उन्हें जनता की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, तो उन्हें सुनाने के लिए धमाके करने पड़ेंगे। तो ये कोटेशन बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। जब पूछा जाता है कि कब कहा गया था ये भगत सिंह द्वारा, तो ये बधिरों को सुनाने के लिए बहुत तेज़ आवाज़ करनी पड़ती है 8 अप्रैल 1929 को, जब उन्होंने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। बाद में लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी की सज़ा दे दी गई। इसके बाद बंगाल में सूर्य सेन ने चटगांव शस्त्रागार पर धावा बोल दिया। तो देखिए क्रांतिकारी, उनका मानना था कि लड़ाई लड़ने के लिए हमें शस्त्रों की आवश्यकता होती है, तो जो भी अंग्रेज़ों के द्वारा शस्त्रागार बनाए थे उन्हें भी लूटना शुरू कर दिया। अप्रैल 1930 में जब सूर्य सेन ने चटगांव शस्त्रागार पर हमला किया, तो इन क्रांतिकारियों ने अपनी वीरता के प्रत्यक्ष प्रमाण तो दिए, परंतु कुछ स्पष्ट लाभ नहीं हुआ। सूर्यसेन अंत में पकड़े गए और सन 1933 में फांसी पर उन्हें लटका दिया गया। आज भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले इन क्रांतिकारियों को शहीदों के रूप में याद किया जाता है। देखिए इनमें हम देखेंगे मुख्यतः कौन कौन थे। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, बारेंद्र कुमार घोष, अशफाक उल्लाह खान, बाघा जतिन, बटुकेश्वर दत्त, भगवती चरण बोहरा, हेमू कालानी, जतेंद्र नाथ दास, खुदीराम बोस, प्रीति लता वाडेदार, रोशन सिंह, उधम सिंह, बीना दास, मदन लाल धींगरा, कुशल कंवर, प्रफुल्ल बाकी, राम प्रसाद बिस्मिल और ये सूर्य सेन। तो देखिए देश की स्वतंत्रता के लिए जहाँ पर नरम दल के नेताओं ने सहयोग की नीति का जहाँ पालन किया, वहीं उग्रवादियों ने शस्त्र और अंग्रेज़ों के विरुद्ध प्रत्यक्ष रूप से लड़ाई रही। तो योगदान दोनों का है। जो परोक्ष रूप से लड़ने वाले और प्रत्यक्ष रूप से लड़ने वाले, दोनों का भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा योगदान है। शायद क्रांतिकारी नहीं होते तो हमें इतनी जल्दी आज़ादी भी नहीं मिलती। तो ये इनका जो योगदान रहा, इन महान क्रांतिकारियों का योगदान हमारे लिए अविस्मरणीय है। तो इन्हें कोटि कोटि नमन करते हुए हम आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। इसके आगे भारतीय राजनीति में गांधी का प्रवेश होता है। महात्मा गांधी, जिसे हम जानते हैं राष्ट्रपिता के नाम से, उनका प्रवेश होता है और भारतीय राजनीति एक अलग ही दिशा ले लेती है। तो वो गांधी युग के नाम से कहलाया जाता है। तो यहाँ की जो हमने इस बारे में जो फैक्ट हमने पढ़े, जो उग्रवादी चरण में, इसे 2 चरणों में बांटा गया था, पहला चरण और दूसरा चरण। तो हम जल्दी से एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। 20 जुलाई 1905। तो देखिए 20 जुलाई 1905 बंग भंग का निर्णय लिया गया। 16 अक्टूबर 1905 बंगाल का विभाजन कर दिया गया। 7 अगस्त 1905 बंगाल के विभाजन के विरोध में आंदोलन हुआ। 1911 में बंगाल का विभाजन स्थगित कर दिया गया। 26 दिसंबर 1907 को कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने की थी, कांग्रेस का विभाजन हो गया। 1915-16 में श्रीमती एनी बेसेंट और तिलक ने मिलकर होम रूल लीग की स्थापना की। 1916 में ही तिलक पुनः कांग्रेस में शामिल हो गए, जहां पर 1916 में लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ, जो लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा बारेंद्र कुमार घोष की युगांतर और भूपेंद्र दत्त की संध्या नामक पत्रिकाओं ने क्रांतिकारी आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई। उसके अलावा 30 अप्रैल 1908 को प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका था, लेकिन वहां पर 2 कैनेडी महिलाएं, जो कैनेडी नाम का वकील था, उसकी पत्नी और पुत्री दोनों मारे जाते हैं।
इसके विरोध में अलीपुर षड्यंत्र केस, जिसमें अरविंद घोष और बारिंद्र कुमार घोष को फांसी की सज़ा दी जाती है। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा की जाती है। उसके बाद दूसरा चरण शुरू होता है। अक्टूबर 1924 में कानपुर में सचिंद्रनाथ सान्याल, जगदीश चंद्र चटर्जी, रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, शिव वर्मा, सुखदेव, भगवती चरण बोहरा, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब मिलकर एक पार्टी का गठन करते हैं और इस पार्टी का नाम दिया जाता है विधिवत रूप से 1928 में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। उसके बाद 9 अगस्त 1925 में आता है काकोरी कांड, जिसमें काकोरी नामक जगह पर एक ट्रेन में जो सरकारी खजाना जा रहा था उसको लूटने की कोशिश की जाती है। मात्र एक कंबल के सहारे सभी क्रांतिकारी पकड़े जाते हैं, ये उसकी खास बात है। उसके बाद 8 अप्रैल 1931 को लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी की सज़ा दी जाती है। देखिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को, और ये फांसी दी जाती है 23 मार्च 1931, जिसे हम शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली पर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा बम फेंका जाता है। अप्रैल 1930 को सूर्य सेन के द्वारा बंगाल में चटगांव शस्त्रागार पर हमला किया जाता है, जिसके फलस्वरूप 1933 में सूर्य सेन को फांसी पर लटका दिया जाता है। तो देखिए हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए कितने ही बलिदान दिए गए। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, सूर्य सेन और बहुत से ऐसे हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से रहे, जिनके नाम तक हम नहीं जानते। तो उन सभी को हम सादर नमन करते हैं। इसी के साथ वीडियो को विराम देती हूँ। माँ भारती आप सबका कल्याण करे। जय भारत, जय हिंद।